चलिए बताइए, जोरवे संस्कृति अगर हम नाम ले रहे हैं तो ये कौन सा प्रदेश आपके दिमाग में बन रहा है? बताइए। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कौन से दो जिले इसके अंतर्गत आते हैं? अहमदनगर और पुणे। जोरवे संस्कृति किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बताइए जल्दी जल्दी से। गोदावरी नदी की कौन सी सहायक है? प्रवरा की सहायक नदी प्रवरा के तट पर, प्रवरा ही है। गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर ये जोरवे जो है संस्कृति का विकास होता है। और ये जोरवे कहाँ पड़ता है? अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो अहमदनगर में। लेकिन इन दो जिलों को मिलाकर इस संस्कृति के नाम से इसको पहचानते हैं, जानते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा था जोरवे, प्रवरा नदी। यहाँ पर क्या मिला था? अंडाकार दीपक की प्राप्ति होती है और स्वर्णाभूषण। और हमने बताया जो अंत्येष्टि यानी कि जो समाधान होता था इनका कैसा होता था? उत्तर और दक्षिण की दिशा में। और मुख्य विशेषता की अपनी उनके पैर काट कर अलग कर दिए जाते। इतना जानिए, ज़्यादा नहीं। इसमें हमने बताया था नेवासा। नेवासा एक स्थान है, सवाल इससे बनता है यहाँ से किस चीज़ की प्राप्ति हुई है? पटसन जूट की प्राप्ति होती है। और रेशम, रेशम को साहित्य में क्या कहा गया है? कौशेर, कौशेर कहा गया है। कौशेर। ऐसे ऐसे जहरीले सवाल पूछे जाते हैं प्राचीन इतिहास से जो हवा नहीं लगती है। कहाँ गए मोबाइल से? कल हमारे पास क्वेश्चन भेजे नहीं बैठता है। चलिए कोई बात नहीं, कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा है। तो अब देखिए कंपटीशन इतना हाई हो गया है, हाई लेवल से सवाल भी कुछ बना रहे हैं आपसे। सरल से आप मत करिए, कठिन से कठिन सवाल आपके सामने से गुजरेंगे। और हमने बताया था यहाँ पे जो है शीश विहीन देवियों की मूर्तियाँ मिली। कैसी देवी? शीश जिनके धड़ ही हैं सिर्फ, हाँ, सर अलग कर दिए गए हैं। और एक बच्चे का कंकाल मिला है जिसके जो है गले में तांबे के मोटे का जो है हार है, पत्थर की कुल्हाड़ी का कारखाना मिला है। ये कहानी खत्म करो। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? यहाँ का जो मुख्य इम्पोर्टेंट है दहमाबाद। दहमाबाद देख लेते हैं। दहमाबाद, दहमाबाद आपको पुराने लोग बताएं और किस लिए जाना जाता है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अलावा? हाँ भाई, अरे सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु अभी पढ़ाएंगे आपको। कौन सा है? दहमाबाद है ना, पढ़ाए तो हैं इसको। तो देखिए दहमाबाद अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा है। यह भी गोदावरी घाटी में ही स्थित है। इसकी नदी भी वही है, प्रवरा नदी। क्योंकि दहमाबाद भी कहाँ है? अहमदनगर में। और यह भी जो है गोदावरी घाटी में ही है। गोदावरी घाटी यानी गोदावरी नदी, इस पर जो है कुंभ मेला लगता है। हाँ, किन किन नदियों को कुंभ मेला लगता है? अरे भाई, एक तो आपके गंगा भागीरथी पे हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है। हाँ, अरे बताओ जल्दी जल्दी भाई। हरिद्वार। और दूसरा आइए कहाँ पे? हमारे प्रयागराज। यहाँ पे कौन सी नदी है? गंगा, यमुना, लेकिन सरस्वती दिखती है? अदृश्य सरस्वती का संगम यहाँ बताया जाता है। अदृश्य, इस नदी के स्रोत को खोजा जा रहा है। सोचे अदृश्य सरस्वती हरिद्वार में किस नदी पर? गंगा, यानी वहाँ भागीरथी के नाम से जानी जाती है।
कई नामों से जाने। तीसरा महाकुंभ कहाँ लगता है? उज्जैन में। किस नदी पर? क्षिप्रा नदी है भाई। उज्जैन वही जो कल पढ़ा रहे थे, महाकालेश्वर भोले बाबा की नगरी। चौथा नासिक कहाँ पड़ता है? क्या आता है यहाँ से? अंगूर। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। इसको तो अभी जान नहीं रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश में। और ये नासिक है गोदावरी नदी पर। यहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है भाई। गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अंगूर आता है नासिक से, प्याज आती है, गोल वाला बड़ा लाल वाला। हाँ ये जान लीजिए, गोदावरी हेमाबाद। तो अब तक के जो 200 ज्ञात स्थल हैं जोड़वे स्थलों में, सबसे बड़ा है। अब देखिए जोड़वे स्थल लगभग 200 स्थल प्राप्त हुए हैं। 4-5 हम आपको पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल लागे जाते हैं। तो जो है ये सबसे बड़ा है आपका दहमाबाद। ये कहाँ पर है? अहमदनगर में। कौन सी नदी है? ये भी गोदावरी नदी की जो सहायक है, प्रवरा नदी। प्रवरा नदी यही वाली नदी है। और यहाँ पर देखिए, ये चूंकि सबसे बड़ा था, यहाँ लगभग 4000 लोग रहते थे। क्षेत्रफल लगभग 20 हेक्टेयर था इसका, दहमाबाद का। अगर क्षेत्रफल की बात करें लगभग 20 हेक्टेयर, और लगभग 4000 की आबादी यहाँ पर रहती थी। 4000 लोग। तो ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। अब तक का ज्ञात 200 जोड़वे स्थलों में सबसे बड़ा ये है जोड़वे दहमाबाद। इसकी खोज किसने की थी? खोज बताइए। बीपी बोपर्दीकर। हाँ, बीपी बोपर्दीकर। अभी यही पढ़ो, वैदिक संस्कृति से पूर्व तक। यही आपको हो सकता है पता लग रहा है, सर का खोज यही बता रहे हैं। खोज कहाँ से क्या मिला, अवशेष, यही चीज पूछा जाता है, इसलिए बताना पड़ रहा है। तो हम लोग वैदिक संस्कृति में आ जाएंगे, वैदिक काल में, तो आपको हो सकता है और अच्छा लगने लगे। हाँ, तो इसको देखिए, बीपी बोपर्दीकर कब खोजे थे भाई? 1958 में। 1958 बीपी बोपर्दीकर। और देखिए यहाँ पर उत्खनन कार्य जो है M देशपांडे 1959 में। उत्खनन का कार्य वही देशपांडे जी किए हैं, M देशपांडे। जस्ट एक साल बाद ही 1959 में उत्खनन कार्य किया गया यहाँ से। जब उत्खनन कार्य किया गया तो इनके साथ में और कुछ लोग थे इनके सहयोग करने वाले। SR राव, शिकारीपुरा रंगानाथा राव, SR राव थे इनके साथ। SA सली इनका नाम था, एक अंग्रेज थे, वो भी इनके साथ काम किए थे। 1974 में पुनः से उत्खनन कार्य कराया गया था। हालांकि M देशपांडे को आप जानिए। तो यहाँ से देखिए मिला क्या क्या है। यहाँ तांबे के साथ साथ कांसे की भी वस्तुएं मिलती हैं। लिखते चलिए, तांबे के साथ साथ कांसे की भी वस्तुएं मिलती हैं। आपको हमने बताया सिंधुकालीन सभ्यता जो है का दक्षिणतम स्थल है ये ना, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो कांस्यकालीन सभ्यता थी, स्वाभाविक सी बात है, तांबे के साथ साथ कांसे की भी वस्तुएं मिलती हैं। यहाँ पर वस्तुएं मिलती हैं। और देखिए तांबे के साथ साथ कांसे की भी वस्तुएं मिलती हैं। और क्या मिलता है भाई यहाँ से? इसमें देखिए एक गणेश मूर्ति मिली है, तांबे के साथ तांबे की एक गणेश मूर्ति मिली है। गणेश मूर्ति तांबे के साथ साथ कांसे की वस्तुएं मिलती हैं, जिसमें एक गणेश मूर्ति भी है। यहाँ पर देखिए हम 2 ही कालखंडों की अभी चर्चा कर रहे थे, ताम्रकालीन और कांस्यकालीन संस्कृति। लेकिन यहाँ पर 5 कालखंड जुड़े हैं इस स्थल से। इस स्थल से 5 कालखंडों का वर्णन हम देख सकते हैं। 5 कालखंडों के जो है अवशेष
जुड़े हैं, यहाँ 5 कालखंडों से जुड़ा हुआ अवशेष मिलता है। एक तो सलवदा संस्कृति मिलती है यहाँ। सलवदा संस्कृति संभवतः मालवा संस्कृति से जुड़ी हुई थी, उसको हमने टच नहीं किया मालवा वाले में, सवाल बनते नहीं हैं, समझ रहे हैं। और मालवा संस्कृति में कौन कौन से स्थल बताए थे, जल्दी से बताओ। मालवा संस्कृति के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो मिले थे, पहाड़ कहाँ से मिला था? वेरी गुड। इनकी पीठ ठोकी जाए, देख के बता रही हो कि स्मृति के साथ देख कर नहीं। और बनास संस्कृति यानी राजस्थान वाली कोठारी संस्कृति में कौन कौन से स्थल बताए थे, जल्दी से बताइए। वही आहार, टांग वाली गली, और कौन से बताए थे? गिलुन, और कौन से बताए थे? बालाथल भी है, और मरमी थी, और याद करो भाई, पीछे वाला अभी कल ही बताए, आज भूल गए, इसलिए हमको थोड़ा तकलीफ होती है। तो चलिए, अरे भाई नवदा टोली वगैरह नहीं बताए थे, एरा बताए थे, हाँ कायथा बताए थे। तो आइए, आहार भी उसी में है। यहाँ से देखिए 5 कालखंडों से जुड़ा हुआ स्थल है सालवदा संस्कृति, दूसरा है हड़प्पा संस्कृति। सालवदा संस्कृति 5 कालखंडों के यहाँ पर जो है विवरण देख सकते हैं, अवशेष देख सकते हैं। सालवदा संस्कृति, हाँ, और दूसरा हड़प्पा संस्कृति, अभी आपको बढ़ाएंगे हड़प्पा संस्कृति। तीसरा क्या है? ताम्रपाषाण देख ही रहे हो, और कौन सी है? कांस्यकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाण और सालवदा संस्कृति हो गई। और 2 संस्कृतियां कौन सी हैं? दैमाबाद संस्कृति, इसकी अपनी खुद की है। मालवा और जोरवे संस्कृति भी बहुत सारे अवशेष यहाँ से देखने को मिलते हैं। मालवा और जोरवे संस्कृति, दैमाबाद संस्कृति, इसी को ताम्रपाषाण संस्कृति यानी दैमाबाद संस्कृति भी बोल सकते हैं। और कुछ अवशेष जो है मिलते जुलते मालवा और जोरवे के भी मिलते हैं। मालवा और जोरवे लिखो ना भी तभी जान लो कम से कम, यानी कि पंचमेल खिचड़ी रही है ये संस्कृति दैमाबाद। 5 कालखंडों से जुड़ा हुआ विवरण यहाँ से मिलता है। सालवदा संस्कृति, उत्तर हड़प्पा, दैमाबाद संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। और देखिए यहाँ से जो है जो खास चीज मिली है वो है आपके यहाँ लोबिया होती है, लोबिया फसल, कुलची कोई फसल होती है, इसके अवशेष मिलते हैं। लोबिया और कुलची और लोबिया फसल। और देखिए कोदो, कंगनी और ज्वार के साथ भी मिले। कोदो जानते हैं? कोदो, कंगनी और ज्वार मोटा अनाज है भाई ये। ज्वार मोटे अनाज के लिए कौन सा प्रदेश टॉप पे चल रहा है? ज्योग्राफी वाले बताइए। राजस्थान। तिलहन में राजस्थान। ज्वार बाजरा यहाँ भी होता है, महाराष्ट्र में भी। तो लोबिया, कुलची ये फसल, और कोदो, कंगनी, ज्वार ये फसलों के साथ यहाँ मिले हैं। कुलची, लोबिया, कोदो, कंगनी, ज्वार के साथ। और साथ में यहाँ पे देखिए दुर्गीकरण किया गया है। दुर्गीकरण और पारिखा खाई बनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। जो आवास बनाए गए हैं दुर्गीकृत हैं। दुर्गीकरण और कैसा दुर्गीकरण है? खाई बनाई गई। खाई को क्या कहते हैं? पारिखा, हिंदी वाले जानते होंगे। ये भी साक्ष्य मिलते हैं। अरे भाई कोई किला देखे हैं आप लोग? लाल किला कौन देखा है? लाल किला देखने गए होंगे तो आपको खाई मिली होगी। आगे तो हालांकि बना दिए हैं, चारों तरफ खाई होती। खाई तो मतलब गड्ढा है और उसमें जल भर दिया जाता है।
कि कोई भी आक्रमणकारी जीव जंतु हमारे इस किले की दीवार तक न पहुंच सके। बड़े व्यवस्थित क्रम में उसको बनाया जाता था। आप देखेंगे जो किले बने हैं तो उसमें आपको पारिखा देखने को मिलेगी। लाल किला देखने गए हैं? अरे भाई टीवी पे देखे होंगे, लाल किले में जो जब किसानों ने आक्रमण किया उसी जो है खाई में गिर रहे थे। अब पानी उसमें नहीं है, पहले पानी भरा रहता था उस जमाने में, अब पानी उसमें नहीं रहता इसलिए कि मच्छर वगैरह वो जमाना चला गया। वैसे है खाई देखने लायक, उसी में गिर रहे थे सब किसान। जब मारपीट शुरू हुई, टीवी देखे थे, उसी खाई में टपक रहे थे, पुलिस वालों को पकड़ के लेके चले आ रहे थे। हाँ हमको याद आ गया। तो देखिए यहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं, खाने बनाने के साक्ष्य मिले हैं, और उत्तर हड़प्पा काल की प्राप्त कांस्य निधियों में 2 पहिए वाला रथ मिला है। ये जब आप उत्तर हड़प्पा काल में जाएंगे तो पहियों वाले रथ वाला फोटो देखे होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री वाले। हाँ वो तो अलग चले गए, अब चोलकाल में आप चले गए। अरे आप जो पुरातात्विक किताब आप देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री की किताब में बना रहता है रथ, और पहिया लगी है, उस पर एक रथ सवार खड़ा है, सारथी, आगे बैल है। किसी किसी उसमें फोटो छपी होती है। अदरवाइज नृत्य से जो मूर्ति है सिंधु मोहनजोदड़ो से मिली है, ऐसे करके खड़ी है, ऐसे करके कंगन यहाँ तक ये छपा होता है, या कोई वृषभ छपा होता है। एंशिएंट हिस्ट्री की जो भी किताब देंगे उसको कुछ न कुछ छपा होता है पुरातात्विक चीज। तो देखिए उत्तर हड़प्पा काल की, ये वाला लिख लीजिए, उत्तर हड़प्पा काल की प्राप्त कांस्य निधियों में 2 पहिए वाला रथ, 2 पहियों वाला रथ है, 2 पहियों वाला रथ किस काल का है? उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल का मतलब ज्यादा विकसित हो गई थी सिंधु सभ्यता, उस टाइम का है। 2 पहियों वाला रथ, और इस रथ को खींच कौन रहा है? 2 बैल। इस रथ को 2 बैल खींच रहे हैं भाई, घोड़े नहीं लगे इसमें, 2 बैल। हाँ लड़िया, जैसे आप यहाँ बैलगाड़ी होती है। और उसकी खूबी क्या है? 2 पहिए वाला रथ है और 2 बैल खींच रहे हैं, सारथी के साथ एक कुत्ता खड़ा है, दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए 2 बैल है मान लीजिए कुबड़ वाले, और यहाँ पर सारथी खड़ा है, उसके साथ एक डॉगी है, कुत्ता खड़ा है। यानी कि निश्चित तौर पर वह कुत्ता प्रिय रहा होगा उस सारथी का, अपने साथ लेके जा रहा है। जैसे आजकल शहर में कुत्तों को घुमाते हैं एसी वाली कार में, देखे हैं नहीं? मानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की गोदी से लिपट लिपट जाड़े की रात बिताते हैं। किसने लिखा? हाँ राम भाई से लिखकर का है, जो भी है हिंदी वाले जानते होंगे। और देखिए ये चीज मत भूलिएगा, यहाँ से 2 पहियों वाला रथ मिला है, जिसको खींच कौन रहा है? 2 बैल, और उस पर जो सवारी की है सारथी है, उसके साथ एक कुत्ता खड़ा है। लिख दो अपने भाषा में, 2 बैल खींच रहे हैं, सारथी के साथ कुत्ता, ऐसे साथ में लिखना सीखो, सारथी के साथ कुत्ता भी दिखाया गया है, सारथी के साथ कुत्ता खड़ा है। और इसके साथ साथ देखिए गैड़ा, हाथी और भैंसे आदि की कांस्य मूर्तियां यहाँ मिली। गैड़ा, और ये सब कहाँ मिलेगा आपको? मोहनजोदड़ो में। अभी इसके बाद जस्ट पढ़ाएंगे, ताम्र के बाद कांस्य काल हम आपको पढ़ाएंगे। तो गैड़ा, भैंसा और भेड़ की कांस्य मूर्तियां, कांस्य, क्योंकि यहाँ पर जो है ताम्र और कांस्य दोनों संस्कृतियां देखने को मिल रही है देमाबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ढंग से पढ़ लीजिए। गैड़ा, हाथी, भैंसा, गैड़ा हाथी भी है भाई, हाथी भैंसा आदि आदि की कांस्य मूर्तियां यहाँ से मिली हैं। और देखिए टेराकोटा का पैमाना, पैमाना समझ रहे हैं?
जैसे पटरी स्केल होती है, हाँ, टेराकोटा का मतलब पकी हुई मिट्टी की बनाई गई, ये पैमाना मिला है यहाँ से। और मालवा संस्कृति के 28 घर देखने को मिलते हैं, जैसा कि मालवा संस्कृति में देखने को मिलते थे। पुरोहित का आवास मिला है, कसाई खाना मिला है, निश्चित तौर पर यहाँ बलि दी जाती रही होगी या ये लोग मांसाहारी रहे होंगे। कसाई खाना, कुम्हार का घर मिला है और एक स्कर्वी शिशु मिला है। स्कर्वी शिशु का मतलब क्या है? हाँ, स्कर्वी शिशु, ये रोग जो है बच्चों को होता है विटामिन सी की कमी से। इसमें क्या होता है, सूख जाता है बच्चा, हाँ। स्कर्वी शिशु के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। और साथ में गड्ढे वाली कब्रगाह, कलश समाधान। कलश समाधान समझते हो? हाँ, आजकल देखिए एक ट्रेंड क्या कह सकते हैं कि जैसे जहाँ जमीन कोई नदी नहीं है या जलाशय नहीं है तो ज़्यादातर लोग नदियों के किनारे समाधान करते हैं अपने हिंदू रीति रिवाज में। मुस्लिम तो मान लीजिए कब्रगाह में ही दफनाते हैं, दफनाने का कार्य करते हैं। हम लोगों के यहाँ दोनों व्यवस्थाएं हैं, दफनाया भी जा सकता है, अदरवाइज जलाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। जला क्षिति जल पावक गगन समीरा, लास्ट में क्या है, अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं, अग्नि को समर्पित करते हैं। तो उसमें जला के हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ हड्डियाँ या अवशेष बचा होता है उसको हम ले जाते हैं कहाँ, हरिद्वार या प्रयाग, जहाँ भी। अभी देखिए अटल जी की राख को बहुत सारे हिंदुस्तान की सारी नदियों में डाला गया, चला था ना एक अभियान जो अटल जी एक्सपायर किए थे, नहीं पता है क्या? तो इस तरह से एक कलश समाधान होता था, यानी कि पहले जला दिया जाता था, उसके बाद उसके अवशेष को कलश में रखकर मतलब उसको दफना दिया जाता था। हाँ, और आजकल क्या है कि वहाँ जो हड्डियाँ प्रवाहित की जाती हैं, हमारे प्रयागराज में अधिकतर लोग आते रहते हैं VIP, हाँ, तमाम लोग कलश लेके पहुँचते रहते हैं वहाँ, क्योंकि संगम है ना, तो वहाँ पे जो है बड़ा पवित्र माना जाता है ऐसा। क्योंकि हम लोगों को मान लीजिए घर ही में सीधे लाशें लेके पहुँच जाते हैं वहीं गंगा जी की घाट, लेकिन ज़्यादातर लोग ब्यूरियल मतलब पहले जला के फिर उसके बाद उसके अवशेष को लेके आते हैं। हाँ, अब देखिए आगे, स्कर्वी शिशु, गड्ढे वाली कब्रगाह, कलश समाधान, हाथी का नक्काशीदार दांत मिला है। आपको बताएंगे ना, दांत निकले होते हैं ऐसे हाथी के दोनों तरफ, तो उस पर नक्काशी की गई, नक्काशीदार दांत हाथी के नक्काशीदार दांत भी मिले हैं यहाँ से। हाथी के नक्काशीदार दांत के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। नक्काशी की गई है मतलब हाथी दांत की बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती थी। और यहाँ से जो सिंध घाटी सभ्यता से जो व्यापार होता था उसमें मोड़ जाते थे हाथी दांत और मसाले जाते वगैरह वगैरह, उसको हम आगे पढ़ाएंगे। ये सब भेजे जाते थे बाहर। हड्डी निर्मित चाकू, बटन के आकार की मुहर और ताम्रकार की कार्यशाला मिली है। ताम्रकार की मतलब ये कालीन सभ्यता ही है, तो ताम्रकाल की कार्यशाला मिली है जिस पर ये गला के जो है इंस्ट्रूमेंट बनाया करते थे, उपकरण बनाया करते थे, औजार बनाया करते थे। और बटन के आकार की मुहर मिली है। और इसमें खास चीज हड्डी निर्मित चाकू मिली है, हड्डी निर्मित चाकू मिली है। इस तरह से गहमाबाद से ये सारी वस्तुएं मिलती हैं। तो यहाँ से खास कर देख लीजिएगा, कांसे और तांबे की वस्तुएं मिलती हैं, गणेश प्रतिमा, 5 कालखंडों के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से मोटे अनाज, अगर मान लीजिए ये ना पूछे तो मोटे अनाज के साथ आप समझ जाइएगा कि जो संस्कृति में कहाँ से मिले हैं, गहमाबाद से। इसी में से उल्टा उलट पुलट कर भी बना देता है 2 पहियों वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी शिशु, हड्डी निर्मित चाकू, नक्काशीदार हाथी के दांत। हाँ, पहुँच गए आप। इक्का गाड़ी अभी बढ़ा रहे हैं, इक्का गाड़ी घबराना आगे पहुँच रहे हैं, घबराइए नहीं। आइए, ये सब अहमदाबाद जिले के थे। जोरवे संस्कृति में एक आध जान लीजिए, यहाँ कूड़े से जो मिले हैं, ये अहमदनगर वाले थे। कूड़े से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं।
इसमें से एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है इनाम गांव। इनाम गांव वाला देख लीजिए, इनाम गांव से सवाल आते हैं। ये जो है पुणे संस्कृति, यानी कि वह अहमदनगर वाले ये सब स्थल थे। अब पुणे की जो है स्थल वो देख लीजिए। इसमें से इनाम गांव सबसे इम्पोर्टेंट है। इनाम गांव ये है पुणे जिले में पड़ता है, महाराष्ट्र के पुणे जिला, महाराष्ट्र। इनाम गांव की अगर देखा जाए तो ये भीमा नदी है वहाँ पे। कौन सी नदी? भीमा नदी की एक सहायक नदी है घोड़ नदी। भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ नदी पर यह है। भीमा नदी की सहायक यानी कि छोटी नदी है, सहायक घोड़ नदी के तट पर। घोड़ नदी। अगर भाई जी ये ना पूछे, ये पूछ ले तो इसको भी आप तरीका दे सकते हो। अब घोड़ नदी दिया तो उसी को टिक लगाइए। इनाम गांव की स्थिति क्या है? भीमा नदी की सहायक घोड़ नदी के तट पर स्थित है। लिख लीजिए। खोज 1967-68 में इसकी खोज की गई थी। 1967-68 में खोज। तो खनन का कार्य देखिए। एस धवलीकर और HD संकालिया, JD अंसारी, ये सब मिलकर यहाँ पर खोज करवाए। SS धवलीकर, HD संकालिया और JD अंसारी। SS धवलीकर, ये जब कर लगा रहेगा तो मान लीजिए कहाँ के लोग होंगे? पीछे मराठी लोग। सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, टेंकर, वहाँ के खिलाड़ी हुए हैं। धवलीकर। अगर कहीं घोष जुड़ा है, बनर्जी जुड़ा है, चटर्जी जुड़ा है, चट्टोपाध्याय जुड़ा है तो बंगाली होंगे। कुछ इस तरह से नहीं समझ पाते हो? ये लोग बंगाली होंगे निश्चित तौर पर। गांगुली उंगली दिखते नहीं बंगाली से। SS धवलीकर और HD संकालिया, वही क्या नाम बताए थे? हसमुख धीरज लाल संकालिया, इनका पूरा नाम। हसमुख रहे होंगे वो। HD संकालिया, JD अंसारी भी जुड़े हैं, उनके उत्तम कार्य से। JD अंसारी। तो SS धवलीकर, HD संकालिया, JD अंसारी संयुक्त रूप से यहाँ से उत्खनन का कार्य करवाए थे। यहाँ से देखिए जो खास चीज मिली है, 5 कमरों वाला मकान, किलाबंद, खाई से घिरी बस्ती। यहाँ से जो मिला है अवशेष 5 कमरों वाला मकान, किलाबंद खाई वाली बस्ती, किलाबंद खाई वाली बस्ती, किलाबंद बस्ती लीजिए, यानी जो बस्ती है उसको कंपाउंड अहाते हैं। किलाबंद खाई से घिरी बस्ती, मातृदेवी की प्रतिमा, मातृदेवी की प्रतिमा यहाँ से देखिए। इनाम गांव इतना तो जरूर जानिएगा कि जोरवे और पुणे जिले में, चाहे और कुछ मत जानिएगा, क्योंकि ताम्र पाषाणिक स्थल पूछता है ज़्यादातर, तो उसमें नाम दे देगा और आपको मान लीजिए पूछ लिया जोरवे संस्कृति से संबंधित स्थल कौन सा है, मामला फंस जाएगा। इसलिए इतना तो जरूर जानिए। ये सब मान लीजिए दिमाग में रहेगा तो और अच्छी बात है। माता देवी की प्रतिमा और वृषभ की मृण मूर्ति, पत्थर निर्मित बांध बनाया गया है, सिंचाई है। वृषभ मतलब हाँ, मृण मूर्ति वही मिट्टी वाली पकाई हुई, और जलाशय है पत्थर के बांध, पत्थर का बनाया हुआ बांध, यानी सिंचाई हेतु एक जलाशय बना दिया जाता है, पत्थर को एकत्रित करके लगा के, जैसे आजकल सेतु बनते हैं
पत्थर का बांध, सिंचाई हेतु जलाशय, नाव के आकार की कुम्हार की भच्ची मिली है। एक भच्ची मिली है, वो उसका आकार कैसे है, जैसे नाव का होता है। नाव के आकार की कुम्हार की भच्ची, नाव के आकार की कुम्हार की भच्ची यहाँ से प्राप्त होती है। नाव के आकार की कुम्हार की भच्ची। पालतू घोड़ा भी, पालतू घोड़े के साथ यहाँ से मिलेंगे। पालतू घोड़ा, पतवारों वाली नाव, पालतू घोड़ा, पतवारों वाली नाव, पालतू घोड़ा और पतवारों वाली नाव, पतवारों वाली नाव। और यहाँ देखिए जो विशेष चीज मिली है वो है मृदभांड पर जूते 2 बैलों का चित्रण किया गया। मृदभांड समझ रहे हो ना, जो मिट्टी का पॉट्स होता है, बर्तन। मृदभांड पर 2 बैल जूते हुए हैं, 2 जूते हुए बैलों का अंकन किया गया है। बैलों के चित्रों का अंकन किया गया है। मतलब जैसे कलाकारी नहीं कर दी जाती है, कलश वगैरह बनाते हैं तो उसको कुछ न कुछ चित्रकारी कर देते हैं। तो ये 2 बैल जुटे हुए हैं, इसका मतलब बैल उस समय लोकप्रिय था, कुबड़ वाला बैल, क्योंकि उससे जुताई का कार्य करते थे। रथ का कार्य मतलब परिवहन का साधन वो था। तो बैल जो है इनके जीवन का क्रांतिकारी पशु रहा होगा और बहुत फेमिलियर था कुत्ता और बैल। बाद में घोड़े से भी ये लोग परिचित हो जाते हैं। तो ये मृदभांड पर जूते 2 बैलों का चित्रण, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इनाम गांव हो गया। यहाँ से जो है दूसरा जो स्थल है प्रकाश में आया, उसका नाम ही प्रकाश है। जो दूसरा स्थल है पुणे जिले वाला, जो पुणे जिले वाला दूसरा स्थल है वो है प्रकाश। ये है प्रकाश, इसका नाम ही प्रकाश है। ये ताप्ती नदी बहती है वहाँ तापी घाटी में, ये प्रकाश में है तापी घाटी। बस इतना लिख लीजिए, बस बहुत ओवर हो रहा है, हम समझ रहे हैं, चेहरे देख कर आप। तापी घाटी में ये मिला है, मतलब इस नदी के तट पे एक चंदोली स्थान है। तीसरा यही पुणे जिले वाले हैं, ये जो संस्कृति के स्थल चंदोली। यहाँ से जो कुछ खास मिला है वो देख लीजिए। यहाँ से कछुए की आकृति का शंख से बना हुआ ताबीज मिला है। कछुए की आकृति का शंख से बनी ताबीज। आकृति किसकी दी गई है? कछुए। आजकल कछुए छाप रिंग पहनते हैं लोग। हाँ, कछुए को बड़ा शुभ माना जाता है क्या? ऐसा कुछ कछुआ किसका वाहन? यमुना, मकर वाहिनी गंगा और कच्छप वाहिनी यमुना। इसको हम पढ़ाएंगे कल्चर वाले में, किस मंदिर पे कहाँ कौन सी छपाई हुई। कछुए की आकृति का शंख से बना ताबीज, इतना लिख लीजिए एक लाइन बस। कछुए की आकृति का शंख से बनी ताबीज यहाँ से मिली। और देखिए सोनगांव और नासिक यहाँ के कुछ प्रमुख स्थल है। सोनगांव और नासिक से भी ताम्रपाषाणी, नासिक 10 करीब हो गए। आ जाइए पूर्वी भारत में जो कुछ मिले हैं। पूर्वी भारत में देखिए चिराद। चिराद कहाँ पड़ता है? पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत का मतलब चिराद। चिराद से भी ताम्रपाषाणी अवशेष मिलते हैं। ये कहाँ है? जिला बताइए। हाँ, पांडुराज झिबरी। पांडुराज झिबरी, झिबरी या झिबरी, ये है पश्चिम बंगाल।
एक स्थल है महिषदल, ये कहाँ पर है? ये भी वही है, पश्चिम बंगाल। ये पूर्वी भारत से मिले हुए हैं। और बिहार से देखिए सोनवार, सोनपुर, ताराडीह, सोनवार, सोनपुर, ताराडीह, ये भी बिहार में है। बिहार से जो मिले सोनवार, ताराडीह, सोनपुर, यहाँ से भी ताम्रपाषाणिक अवशेष देखने को मिलते हैं। अपने उत्तर प्रदेश में देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। अब हम खत्म कर रहे हैं इसको, घबराइए नहीं। खैराडीह, नरहन, ये है पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिले हुए स्थल। स्थल जान लीजिए और कुछ मत लीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन स्थल का नाम है। बिहार से सोनवार, सोनपुर, ताराडीह, चिरान, ये बिहार के स्थल हैं। ताम्रपाषाणिक, पांडुराज, झिली और महिषदल ये वेस्ट बंगाल के हैं। तो कितने जिलों को हमने टच किया ताम्रपाषाणिक स्थल में? ताम्रपाषाणिक संस्कृति में कितने जिले नहीं, सॉरी, प्रदेश को? राजस्थान, बनास संस्कृति, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश, और इधर आप कहाँ पहुँच गए? महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति, हमें लगता है याद हो गया होगा। और फिर इधर आप चले आइए, बिहार में कुछ देखने को मिलता है, सोनगांव, हाँ, सोनवार, ताराडीह, सोनपुर और चिराग में। और वेस्ट बंगाल चूँकि बगल में ही है बिहार के, वहाँ से भी एक दो स्थल मिले हैं। तो इस तरह से इन कुटुंबों का जो है वितरण हुआ था। अब सीधे हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? सिंधु घाटी, जिसका मुझे था इंतजार। तो आइए भाई सिंधु घाटी सभ्यता में चलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक अनोखी सभ्यता हमारे देश में देखने को मिलती है, जो कि पहले माना जाता था कि सुमेरियन सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता ही सबसे प्राचीन विश्व की सभ्यता होगी। लेकिन उसी के समकालीन एक सभ्यता आई भारत में, जिसको क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बारे में बहुत कुछ आप लोग जानते होंगे हमारे ख्याल से। जो नहीं जानते वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष यानी स्थल कहाँ कहाँ से मिलते हैं? कहाँ कहाँ से मिलते हैं बताइए जितेंद्र भाई। जी, हाँ, पहले कहानी हम शुरू करते हैं कि जो है एक स्थल था पाकिस्तान में, जो मौजूदा समय में पड़ता है, हड़प्पा। तो वहाँ पर जो हमारे देश में अंग्रेज आए, तो अंग्रेज बड़े खोजी कुत्ते हुआ करते थे, क्योंकि भारत की धन संपदा उनको चाहिए थी। चाहे आपका ब्लड निकालना पड़ जाए उनको उनका क्या करना था, यहाँ से जो है सारी धन संपदा को सोख कर ले जाना था, टेम्स नदी में निचोड़ना था। गंगा जल के पानी को स्पंज में सिकोड़ कर कहाँ निचोड़ना था? टेम्स नदी में, लंदन की। तो ये लोग खोजते रहते थे, तो किसी अंग्रेज की नज़र पड़ी सबसे पहले चार्ल्स मैसन महोदय। कब? 1826 में एक अंग्रेज थे चार्ल्स मैसन या मैसन, इनकी नज़र पड़ती है हड़प्पा के टीले पर। तो सबसे पहले जो है हड़प्पा के टीले की सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ विशेष आकृति वाला जो ये टीला है कुछ खास दिखता है, हो सकता है इसके नीचे कुछ विशेष हो जो हमको हमारे हाथ लग जाए। हाँ, जैसे वहाँ का धम्मे के स्तूप भी तोड़ने का प्रयास किए थे, पता नहीं जो है इसके अंदर क्या होगा, पता नहीं कौन सी धन संपदा मिल जाए। बनारस गए हैं देखने धम्मे की स्तूप? कोई गया है? बहुत कम घूमे हो आप लोग, घूमो धीरे धीरे और ऐतिहासिक चीज़ें जरूर देखा करो। जहाँ भी जाओ, रेलवे स्टेशन पर देखो, वहाँ भी कुछ विशेष चीज़ें लिखी होती है उस जिले की। तो जहाँ कुछ भी आपको देखने को मिल जाए तो वहाँ पर खड़े होकर जरूर पढ़ लिया करो वो पट्टी। कहीं भी जाओ पुरातात्विक
चीज़ें देखने जाओगे, आप अभी ये रूमी दरवाज़ा देखने जाओ, अंदर में जो है कौन सा इमाम बाड़ा वगैरह, तो पूरा इतिहास वहाँ लिखा होता है और आपकी नज़र पड़ी रहेगी। अब जब इसी एग्जाम में आप बैठेंगे तो तुरंत आपकी स्मृति काम कर जाएगी, ये चीज़ वहाँ पर है। तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में इसका उल्लेख किया। उसके बाद देखिए तमाम सारे अंग्रेज वहाँ आते जाते रहे। एक हमारे जनरल कनिंघम साहब थे, जिनको क्या कहा जाता है, कल पढ़ाए थे, का जनक कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं। तो ये गए वहाँ पे जनरल कनिंघम, ये संभवतः मिलिट्री से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ये वहाँ पहुँचे हैं 1853 और फिर दोबारा गए थे 73 में चार्ल्स मैसन के बाद, और इन्होंने वहाँ पर विस्तृत सर्वेक्षण किया और इनको लगा कि नहीं, ये जो यहाँ जो कुछ ईंटें दिख रही हैं, किला दिख रहा है, यहाँ पर कुछ निश्चित तौर पर कुछ विशेष होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपने अगली पीढ़ी को बता जरूर दिया कि यहाँ कुछ हो सकता है। तो जनरल कनिंघम 1853-73 सर्वेक्षण कर कुछ पुरातात्विक वस्तुएं भी वहाँ से प्राप्त की थोड़ी बहुत। उसके बाद मामला आगे बढ़ता गया। आपको हमने बताया था कि 1901 में कर्जन महोदय आए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक विभाग ही, सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत करके पुरातत्व विभाग ही बना दिए और उसके निदेशक को कौन हुए, सर जॉन मार्शल, 1901 में। कल चर्चा किए थे ना। कर्जन पुल कहाँ है, इलाहाबाद, गंगा जी के ऊपर बनाया गया है। तो जो है कर्जन के समय में ज़्यादा फोकस हुआ, ये जो पुरातात्विक वस्तुएं थी उनकी खोज होने लगी। भाई भारत में क्या है, ये तो बड़ी पुरानी सभ्यता संस्कृति यहाँ देखने को मिल रही है। तो जॉन मार्शल साहब आए और 1912 में JF फ्लीट ने यहाँ से प्राप्त जो कुछ सामग्रियाँ थी उसकी एक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका छपती वेस्ट बंगाल से। आप आधुनिक भारत में पढ़े भी होंगे। किसको, विलियम जोन्स, हाँ विलियम जोन्स के बारे में। तो वो जोन्स साहब रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की एक पत्रिका छपती थी, उसमें JF फ्लीट थे। 1953 और 73 में जनरल कनिंघम साहब सर्वेक्षण कर कुछ वस्तुएं प्राप्त की। ऐसे देखते चलिए, बस वस्तुएं प्राप्त की, घटनाक्रम थोड़ा सा बताना जरूरी था। 1853 और 73 में, इस बीच में देखिए 1912 से पूर्व की एक घटना है, उसको हम बताना भूल गए। जॉन विलियम ब्रंटन थे। तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में रेलवे का आविष्कार किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में, 1853 में। पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? ठाणे से मुंबई से ठाणे के बीच में। उसी समय देखिए कराची, इस्लामाबाद भी जो है क्या था, वो भी तो महानगर था जैसे आपका। तो वहाँ पर जो है विलियम ब्रंटन साहब 1856 में, विलियम ब्रंटन थे, वो जो है रेलवे लाइन बिछा रहे थे, ठीक, विलियम ब्रंटन साहब। तो उनको ईंटों की ज़रूरत पड़ी, रेलवे ट्रैक पर देखो ईंटियाँ पड़ी होती है ना, तो ईंटों की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने उस टीले पर इनकी नज़र गई और उस टीले से इन्होंने खुदाई कराना शुरू किया, वही ईंटें निकालने लगे। जॉन विलियम ब्रंटन ये कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछा रहे थे और उसी समय इनको हड़प्पा सभ्यता के कुछ अंश इनको भी मिलते हैं। विलियम ब्रंटन ये रेल लाइन बिछा रहे थे, कहाँ से कहाँ तक? कराची से लाहौर तक के बीच में बिछा रहे थे। उस समय चूंकि विकास हो रहा था, जो खास खास शहर थे उनको जो है बंदरगाहों से जोड़ने का कार्य कर रहे थे ये लोग, और लेकिन अपने हित के लिए उन्होंने किया था। लेकिन यही रेलवे बाद में हमारे लिए वरदान साबित होती है, देश जब आजाद होता है। और आज रेलवे, हमारा रेलवे हमको लगता है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है।
क्यों? चौथा है सर? हाँ, लेकिन अब भी जो है कच्छप 4 ट्रेनें चलती है भारत में। हम जाते हैं यहाँ से इलाहाबाद तक 7-7 घंटे लगा देते हैं, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। लेकिन कुछ बुलेट ट्रेनें भी दिखाने के लिए लगाई गई हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जॉन विलियम ब्रेंटन कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछा रहे थे। उसी समय इनको हड़प्पा सभ्यता की कुछ वस्तुएं मिलती हैं। 26, 53, 73, 56 के बाद सीधे आई 1912 की घटना देखिए। यहाँ पर JF फ्लीट महोदय कहते हैं, फ्लीट महोदय भी जो है यहाँ गए, दौरा किया और इसकी सारी बातें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, आज चल नहीं रहा है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में इन्होंने एक लेख लिखा और लेख किस पर आधारित था? हड़प्पा सभ्यता पर। तो लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, लोगों का ध्यान गया। जब पेपर में कोई बात छपती है तो आपकी नज़रें वहाँ पहुँचती हैं। तो इन्होंने जो है सबसे पहले क्या किया, यहाँ से जो कुछ सामग्रियाँ प्राप्त थी उसकी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख के जरिए प्रस्तुत किया। किंतु ये जो कनिंघम साहब का जो प्रयास था और इनका बहुत सार्थक सिद्ध नहीं हुआ। कहने का मतलब, ये लोग सही मूल्यांकन नहीं कर सके कि सैंधव घाटी सभ्यता यहाँ पर छिपी हुई है, भारत की एक प्राचीनतम सभ्यता, सुमेरियन जैसी, समझ रहे हैं? तो ये लोग मूल्यांकन नहीं कर सकते। सिर्फ इतना दिखा कि हाँ वहाँ पे एक टीला है, कुछ विशेष लगता है, हो सकता है वहाँ कुछ विशेष मिले। तो इस तरह से 1912 के बाद फिर वही जॉन मार्शल के निर्देशन में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक नियुक्त होते हैं कर्जन के समय में। 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, इनके समय में एक महान व्यक्ति आते हैं, उदित होते हैं, पुरातत्ववेत्ता थे जिनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी जी को कहीं कहीं नाम लिखे मिलेगा DR साहनी, कंफ्यूज मत होना। DR साहनी यानी कि दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी को किसकी उपाधि दी गई थी? राय बहादुर की। ये अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि होती थी राय बहादुर की, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ये इन्होंने अच्छा कार्य भी किया। तो ये जो है गए 1923 में सर जॉन मार्शल साहब और के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पुनः यहाँ पर अन्वेषण का कार्य किया। 1921 में गए यहाँ पर अन्वेषण का कार्य शुरू किया। फिर 1923, 24 और 24-25 में यहाँ उत्खनन का कार्य करवाया। ये इसका इतिहास रहा मोटा मोटा। और उसके बाद यहाँ पर जो कुछ मिला वो आपके सामने है। इसके बाद हम आप यहाँ शुरू करेंगे पढ़ाना। पुनः अन्वेषण किया और 23, 24 और फिर 24-25 में उत्खनन कार्य करवाते रहे। उसके बाद इनके बाद एक आते हैं साहनी के पश्चात माधो स्वरूप वत्स, इनका भी जो है बहुत बड़ा रोल रहा। यहाँ की खुदाई करवाए हैं 1926, 27 और 33, 34 में। दयाराम साहनी 1921, फिर 22, 23, 24 में। उसके बाद माधो स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी, ये घटनाक्रम है कुल। उसके बाद 1934-35 में, 1934 से 36 के बीच लगभग माधो स्वरूप वत्स भी यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाते हैं। इसके बाद बहुत सारे अंग्रेज और हिंदुस्तान के जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ उत्खनन कार्य करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलती है। यहाँ की व्हीलर भी जाता है मोहनजोदड़ो और इसकी उसमें अभी आगे आपको बताएंगे। तो 1926, 27 और 34 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा की खुदाई कराई। साहनी के बाद 26, 27, 33, 34 क्या लिख दिए? 33, 34 और 1926, 27
कहने का क्या मतलब हुआ कि खुदाई जारी है ना। देखो 21, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 34 ये खुदाइयाँ यहाँ की जारी रही। कुछ न कुछ चीज़ें मिलती रही, इसलिए लोगों का मतलब भूख बढ़ती गई। यहाँ और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। इस तरह से देखिए एक हड़प्पा सभ्यता, खूबसूरत सभ्यता प्रकाश में आती है। अब देखा जाए तो इसको तमाम नामों से भी जानते हैं। मृतकों का टीला, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, चूंकि सिंधु नदी के किनारे विकसित होती है। और इसमें क्या है देखिए, सिंधु और रावी के बीच में, रावी के पास कौन सा है, हड़प्पा, और सिंधु नदी के पास कौन सी है, मोहन, कौन सी नदी है। और इनके बीच में कितने किलोमीटर का गैप है, 640 किलोमीटर का गैप है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किस ऐसे विद्वान ने जुड़वा राजधानी कहा है। पिटजट महोदय ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये आपस में जुड़वा राजधानियां रही हैं। सवाल पूछा गया है, जुड़वा राजधानियां किसने कहा है, पिटजट महोदय ने। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी की सभ्यता नाम किसने दिया, किसने नाम दिया, तो वही जो निदेशक थे, महानिदेशक है सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया, सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने ही सर्वप्रथम इस सभ्यता के सिंधु सभ्यता का नाम दिया था भाई। अगर अब देखा जाए मोटा मोटा, देखिए यहाँ से अगर तिथि की बात की जाए तो तमाम सारे विद्वानों की अलग अलग डेट आपके सामने आएगी। लेकिन जो सर्वविदित डेट है कि इसकी तिथि क्या रही होगी, तिथि निर्धारण में बहुत सारे मतभेद हैं। लेकिन 2300 ईसा पूर्व से जी 1700 ईसा पूर्व को जो है माना जाता है कि इस डेट के बीच में इस सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ रहा होगा। किसके आधार पर, कार्बन डेटिंग। हाँ, C14 कार्बन डेटिंग, आप लोग उसमें पढ़े होंगे साइंस में। 1568। हाँ, C14 कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 के आधार पर कैसे निकालते हैं, 1514 होता है इसका अर्ध जीवन काल। अर्ध जीवन काल, वेरी गुड। 1136 होता है इसका, मतलब जो चौथाई बचता है जी, अर्धायु पढ़े होंगे, अर्धायु आप लोग साइंस में। तो कार्बन डेटिंग के आधार पर देखा गया कि ये जो है काफी जो है इसके नजदीक पहुंच गए हैं हम लोग। सर 68 है, 1568। हाँ सर, C14 तो उसकी वो है कार्बन। चलिए जो भी होगा, तो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है कि इस बीच में इस सभ्यता का विकास हुआ रहा होगा। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि जो इसका चरम विकास अगर देखा जाए तो 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में इसकी इस सभ्यता के विकास की पराकाष्ठा देखने को मिलती है, 2300 से 1900 के बीच में। हालांकि ये इतना जान लीजिए, बहुत पूछा नहीं जाएगा सवाल, लेकिन जानना जरूरी है। आगे देखिए, तो इस सभ्यता को मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन भी माना गया है। यहाँ तक कि व्हीलर महोदय क्या कहते हैं, व्हीलर महोदय कहते हैं कि मेसोपोटामियन सभ्यता का यह एक औपनिवेशिक स्थल रहा होगा। व्हीलर महोदय कह रहे हैं कि जो यह सभ्यता है वो कॉलोनी रही होगी, जैसे उपनिवेश बनाया था अंग्रेज भारत को। भारत क्या था उनके लिए, एक औपनिवेशिक स्थल था ना, व्यापारिक स्थल। तो व्हीलर महोदय भी कह रहे हैं कि मेसोपोटामियन जो सभ्यता है उसका उपनिवेश रहा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। इस तरह से देखिए, मार्शल और व्हीलर महोदय, गार्डन चाइल्ड, ये लोग मिलकर कहते हैं कि यह जो है व्हीलर, मार्शल और गार्डन चाइल्ड, ये लोग कहते हैं कि हमारी ये जो सिंधु सभ्यता है वो किसके समकालीन होगी,
सुमेरिया, सुमेरियन सभ्यता यानी मेसोपोटामियन सभ्यता के समकालीन होगी, मिस्री मेसोपोटामियन सभ्यता के समकालीन होगी। अब आइए देखते हैं, सीधे चलते हैं। अगर 1947 से पूर्व की बात की जाए तो सिर्फ 40 बस्तियों का उत्खनन कार्य हुआ था 1947 यानी देश की आज़ादी से पूर्व। और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो आप जानते हैं पाकिस्तान हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ जगह थी, तो 1947 तक मात्र 40 बस्तियों का उत्खनन कार्य होता है। लेकिन अब इसके बाद के 50 वर्षों में लगभग 1400 बस्तियां प्रकाश में आ चुकी हैं, जिसमें से 925 भारत में हैं और 475 पाकिस्तान में हैं। यानी कि सर्वाधिक संख्या में जो स्थल मिले हैं वो भारत में मिले हैं। इस पर सवाल पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर, किस नदियों के तट पर सैंधव स्थल ज़्यादातर मात्रा में पाए गए हैं, तो कौन से? सरस्वती, घग्गर, हाकरा यानी दृष्टि नदियों के बीच में पाए गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में इसका जो विकास है, विकास कैसा हुआ है। अगर हम एक नक्शा बनाएं भारत में तो इसका विकास कैसा है? त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार हुआ है। 11 लाख वर्ग किलोमीटर। हाँ, साढ़े 12.5 लाख। 12.5 में तो 11 है, तो 2-3 में। अरे जो है तमाम सारी किताबों में अलग अलग है, एनसीईआरटी टीम जो मिले वही मान लीजिएगा। तो देखिए इसको जो है कह रहे हैं कि इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। यानी कि आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। एक बार इसी पर पूछा था सवाल पीसीएस में, इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो स्थल मिले हैं वो कैसे नक्शा बना रहे हैं? त्रिभुजाकार। जो भी स्थल मिले हैं कह रहे हैं कि माना जाता है कि सैंधव सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार आकार क्षेत्र है इसका जो विस्तार हुआ था, लिख लीजिएगा, इसका विस्तार क्षेत्र त्रिभुजाकार है। आगे हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां पर ये इस काल के सभ्यता स्थल देखने को मिलते हैं इस सभ्यता के। तो ये बलूचिस्तान, प्राचीन पाकिस्तान और सिंध में देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र हैं जहां से सैंधव स्थल देखने को मिलते हैं। वो स्थल कहाँ कहाँ पे हैं ये जान लीजिए पाकिस्तान के संदर्भ में। उसके बाद भारत में हम बता ही रहे हैं। तो अगर हम देखें पाकिस्तान में तो यहाँ पर हम देखेंगे बलूचिस्तान में मिलते हैं, बलूचिस्तान, और सिंध क्षेत्र में भी हैं, और कहाँ पे हैं? पंजाब में भी है, पश्चिमी पंजाब में भी ये देखने को मिल रहा है। अब भारत में देखें, भारत में लगभग 7-8 ऐसे प्रदेश हैं जो ये टच करते हैं, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। भारत में बताइए इधर से चलें, गुजरात, राजस्थान है, बोलते चलिए, पंजाब भी है, हरियाणा है, वेरी गुड, बोलिए, और राजस्थान हो गया, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। वेरी गुड, पीठ थपथपाई जाए। जम्मू कश्मीर से शुरू करना चाहिए, हम उसी को छोड़ दिए। पीठ थपथपाई किसने बताया? शाबाशी दीजिए। देखिए ये सारे स्थल हैं भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? आलमगीरपुर, मेरठ वाला। अब देखिए इसका विस्तार क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी है? 640 किलोमीटर की दूरी है। और दोनों को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? कि गठबंधन। सवाल पूछा गया इसलिए बार बार बता रहे हैं। अगर इसका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण विस्तार देख लें तो सबसे पूर्वी स्थल बताइए भाई। हाँ, ये क्या हो जाएगा आपका नक्शे में? पूरब, ये क्या हो जाएगा? ये दक्षिण हो जाएगा। पूरब में बताइए आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश। नदी का नाम बताइए। वेरी गुड, क्या बात। पश्चिम में आ जाइए। पश्चिम में बोलिए जल्दी से। सुक्का केंजोर। अरे वही सुक्का कांगेजोर केंजोर। ये कहाँ पे पड़ेगा? बलूचिस्तान पाकिस्तान। नदी कौन सी है? राष्ट्र नदी। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखिए। उत्तर में आइए। अभी दैमाबाद पढ़ा, सॉरी मांडा। उत्तर में मांडा। मांडा कहाँ पे है भाई? जम्मू कश्मीर। नदी बोलिए। चिनाब नदी। वेरी गुड, क्या बात। चिनाब नदी है। हिंडन नदी। नए वाले लिख लीजिए, पुराने वाले देखिए बोल रहे हैं। आइए इधर दैमाबाद। अभी पढ़ा रहे थे ना, दैमाबाद अहमदनगर। हाँ नहीं, अहमदनगर। कौन सी नदी है? प्रवरा है, वही गोदावरी की सहायक। गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी की तट पर। ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पूर्वी स्थल पूछा जाएगा तो आलमगीरपुर। पश्चिमी अगर पूछा गया तो सुक्का-गेंजोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। ये नक्शा बना लीजिए। क्षेत्रफल 12,50,000 वर्ग किलोमीटर जो भी होगा। क्षेत्रफल 12,50,000 वर्ग किलोमीटर। सभी किताबों में अलग अलग है, पूछा नहीं जाएगा। और इसमें देखिए, व्हीलर महोदय ने कहा था कि सैंडल सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश बताया था, कॉलोनी। ये हम आपको बता दिए। यहाँ 6 नगर मिलते हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। इस तरह के नगर देखने को मिलते हैं। टीले देखने को मिले हैं, पूर्वी और पश्चिमी टीला और दुर्ग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। सड़कें मिली हैं चौड़ी चौड़ी, 9.25 मीटर के आसपास चौड़ी, जिसको राजपथ का दर्जा दिया गया है। और अन्य सड़कें जो हैं 2.7 मीटर और 3.66 मीटर चौड़ी हैं। गलियां मिली हैं, चौड़ी चौड़ी गलियां मिली हैं। तमाम सारे स्तंभ वगैरह, सीढ़ियां, नालियां, ये सब मिली हैं। आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो हम शुरू करें कहाँ से? मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से? हड़प्पा से शुरू करें। आइए पहला लिखते हैं हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा की खोज पहले हुई थी मोहनजोदड़ो की। हाँ, तो हड़प्पा डालिए। ये भी अभी टाइम है, 15 मिनट में खींच देंगे एक हड़प्पा में देखिए, वहां पर एक डेट आपको हमने नहीं बताया। 1946 में व्हीलर महोदय ने भी उसकी खुदाई करवाई थी, हड़प्पा की टीले। 1946 में माधव स्वरूप के बीच में भी तमाम सारे विद्वान आए थे, लेकिन व्हीलर महोदय चूंकि काफी चर्चित रहे हैं, तो लिख लीजिएगा 1946 ईस्वी में मार्टिनर व्हीलर के निर्देशन में
हड़प्पा टीले का उत्खनन कार्य हुआ था और पुरातात्विक वस्तुएं भी ये प्राप्त किए थे। कौन सी वस्तु प्राप्त किए थे इसी के अंतर्गत अभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप। तो हड़प्पा देखिए भाई, हड़प्पा का उत्खनन कार्य दूसरी तीसरी बार पढ़ा रहे हैं, पुराने लोगों को तो रट गया होगा। जो लोग नए लोग हैं हमको फीडबैक देते रहो कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, धैर्य बनाए रखिए। थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास। तो देखिए हड़प्पा इसकी स्थिति बताइए, कौन सी नदी है? स्थिति लिखिए, रावी नदी के बाएं तट पर। रावी नदी के बाएं तट पर खोज यानी वही उत्खनन कार्य किसने करवाया? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। पुराने लोग जो है ये मत धीरे धीरे याद हो जाएगा देखते देखते। खोज राय बहादुर दयाराम, खोज की जगह उत्खनन लिखो ज़्यादा अच्छा लगेगा। खोज से तमाम लोग मिल करती है, उत्खनन करता या उत्खनन मान लीजिए। राय बहादुर दयाराम साहनी कब? 1921 में शुरू कर दिए थे। नदी आपको बता ही दिए, कहाँ पर? पश्चिमी पंजाब में पड़ता है, मांटगोमरी जिला। कहाँ? मांटगोमरी जिला, पश्चिमी पंजाब, यानी पाकिस्तान। मांटगोमरी जिला, पश्चिमी पंजाब। अगर पूछा गया कि इस टीले की सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की जानकारी किसने दी थी 1826 में? चार्ल्स मैसन महोदय। लिख लिए हो तो ना लिखिए। सर्वप्रथम जानकारी अभी तो बता ही चुके हैं, 1826 चार्ल्स मैसन के द्वारा, चार्ल्स मैसन महोदय के द्वारा। और देखिए इसमें यहाँ पर मिला क्या है, क्या मिला? अवशेष लिख लीजिए। देखिए क्या मिला, अब इसमें लिखते चलिए क्या मिला या अवशेष, अब इसी में ऐसे लिखते चलिए। सबसे पहले हम टीलों की बात करेंगे। यहाँ पर दो टीले मिले हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। क्या मिले हैं? दो टीले। दो टीले कौन कौन से हैं? पूर्वी टीला। पूर्वी टीला को क्या कहते हैं? पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला को क्या कहते हैं? नगर क्षेत्र या नगरीय टीला। पश्चिमी पे क्या था? दुर्ग टीला। ये पूछा गया है। पश्चिम में क्या था? दुर्ग टीला। पूर्व में क्या था? नगर टीला। इसके बाद अगर देखें, एक अन्नागार यहाँ से मिला है भाई। वो अन्नागार है कैसे? 6-6 की दो पंक्तियों में बनाया गया है, 12 कक्षों वाला अन्नागार। जैसे ऐसे है, 6-6 की पंक्तियों में बनाया गया है, दो पंक्तियों में 12 कक्षों वाला अन्नागार। 6-6 की पंक्तियों में 12 कक्षों वाला अन्नागार।
6 की पंक्तियों में 12 कक्षा कक्षों वाला नगर। इसका क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल रहने दीजिए, मत लिखिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक कब्रिस्तान मिला है जिसको R37 नाम दिया गया है। यही पूछा गया था सवाल, R37 नामक कब्रिस्तान सैंधव सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो लड़के जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कंफ्यूज खा जाते हैं। यहाँ एक यक्ष कब्रिस्तान भी मिला है जिसको यक्ष नाम दिया गया है, एक R37 नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो सामान्य आवास क्षेत्र था उसके दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है जिसको नाम दिया गया है R37। लिख लीजिए, सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में R37, ये समाधि या समाधि 37, समाधि 37 या R37 नाम दिया गया है, जिसे समाधि यानी R37 नाम दिया गया है। सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान मिला है। सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में, आवास क्षेत्र के दक्षिण क्षेत्र में मिला है, दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान जिसको समाधि R37 नाम दिया गया है। समाधि R37 नाम दिया गया है। समाधि R37 आवास क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान मिला है। और देखिए सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मुहरें मिली। सर्वाधिक हड़प्पा से मिली है भाई। सिंधु सभ्यता में देखिए, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मात्रा में मिली। अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मात्रा में मिली। अभिलेख युक्त यानी कि कुछ न कुछ इस पर लिखा हुआ है। अभिलेख युक्त मुहरें, यह हड़प्पा की, इसको जरूर याद रखना। सर्वाधिक मात्रा में सिंधु, आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता में जो मुहरें मिली हैं और सर्वाधिक मुहरें जो कि अभिलेख युक्त हैं वो कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से। अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिली। 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं। कह रहे हैं 2 कमरे वाले बैरक, 2 कमरे वाले बैरक किसके रहे होंगे? मजदूरों के, मजदूरों के थे बैरक। क्योंकि यहाँ कैसे ही है, शहरी व्यवस्था है ना, अर्बन है ना, अर्बन सिविलाइजेशन, शहरी यहाँ संस्कृति देखने को मिली है। इसलिए मजदूरों के 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं भाई। यहाँ एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, एक बर्तन पर, ऐसे मात्र लिखिए साथ में, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र। मछुआरे का चित्र यानी ये लोग मछली मारते रहे, पकाते रहे होंगे। उसकी तरफ इंगित कर रहा है। शंख का बना बैल, शंख का बना बैल, खास खास लिखिए, बहुत सारी चीजें मिली जो पूछी जाती हैं। शंख का बना बैल, बैल का पवित्र पशु था। शंख का बना बैल। ये पूछा गया स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। पूछा गया है कि उर्वरता की देवी कहाँ से मिली है? उर्वरता की देवी, ऐसे पूछा गया है। उर्वरता की देवी, तो यही उर्वरता की देवी थी जिनके जो है गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, इसी को उर्वरता की देवी कहा गया है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, निकला हुआ पौधा, इसी को उर्वरता की देवी कहा गया है। उर्वरता की देवी की प्राप्ति कहाँ से हुई है? हड़प्पा से। उर्वरता की देवी पुस्तक में लिख लीजिएगा। या इस तरह से पूछेगा कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा कहाँ से प्राप्त हुआ है, के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से।
पीतल का बना इक्का आ गया आपका, कहाँ गए, चले गए क्या? पीतल का बना इक्का गाड़ी भाई, इक्का गाड़ी, इक्का देखे हो? नहीं देखे? बहुत सारी चीजें आप लोग देखे ही नहीं हो। तांगा वही इक्का, बसंती चल, क्या नाम था, धन्नो, बसंती की इज्जत का सवाल है, धा 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 भगाती, वही है तांगा, इक्का गाड़ी। तो उसकी एक आकृति मिली है जो पीतल का बना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। पीतल का बना इक्का। पहले जो है जब ये डीजल और गाड़ियाँ नहीं आई थी इलेक्ट्रिक, तो जो शादी विवाह होता था तो जो दुल्हन विदा होती थी उसी से, टांगे से, बासमती वाले टांगे से, और उसके पहले डोली चलती थी। हाँ, जोधा नगर में देखते हो, डोली पे जोधा जा रही है, अगल बगल उसके सैनिक खड़े हैं। हाँ, उसको जो है वहाँ आमेर से आगरा आने में कई दिन लग जाते थे। आराम से बीच बीच में सराय बनाए गए थे, वहाँ लोग व्यवस्था खाने पीने की होती थी, कुएं खोदे गए थे। पहले दुल्हन की व्यवस्था थी नहीं, बोरी की। तो ये सोचिए आप, पुराने ज़माने में स्मृति आप ले जाइए, कितना अजीब रहा होगा। घोड़े जो आज डाक हम लोगों का इतना तीव्र गति से चला जाता है, इसकी वजह से, हवाई यात्रा और रेल की यात्रा की वजह से ना। पहले क्या था, घोड़े हरकारे जाते थे चिट्ठी लेके, और गए यहाँ से भगाया घोड़ा वाला, गया संडिला, दूसरे घोड़े वाले को दिया, वो भगाया, पहुंचा लखनऊ, तीसरे घोड़े वाले को दिया, वहाँ सराय में वो लोग व्यवस्थित अपना घोड़ा वाला सराय बेचे रहते थे। वहाँ से वो भगाया, रायबरेली पहुंचा, चौथे घोड़े वाले को दिया, वहीं अब वो विश्राम करेगा। फिर वो भगाया इलाहाबाद, अकबर के किले में पहुंचा दिया उसकी रानी को, कराची का मेवा। इस तरह से जाता था डाक, इस तरह से जाता था। घोड़ा जो है उस समय का जो है हेलीकॉप्टर समझिए, हाँ, उड़ता हुआ चेतक। राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? और लक्ष्मीबाई के सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? उसी अपने घोड़े के नाम पे एक शहर भी बसाया था। हाँ, वो एक नगर बसाया था ना अपने घोड़े के नाम पे। तो भाई इतिहास में कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए, और यहाँ पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। और क्या मिला है? ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा। वृत्ताकार मतलब गोलाकार, गोला गोला। इस पर लोग बैठते रहे होंगे, कुछ सवाल ववाल करते रहे होंगे, जो भी जाओ। ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा आज भी हम लोग बनाते हैं। और देखिए, जले हुए गेहूं तथा जौ के दानों की भूसी मिली है, भूसी के अवशेष मिले हैं। गेहूं तथा जौ के दानों, भूसी के अवशेष, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष इतना लिखती है। गेहूं जौ के दानों के अवशेष, के दानों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। गेहूं जौ, 5 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है गेहूं और जौ के दाने की जो भूसी आई अवशेष मिले हैं। और देखिए, किले के बाहर कुछ भवन मिले हैं। जो किला था, दुर्ग था, उसके बाहर कुछ भवन मिले हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये भवन किसके रहे होंगे? कुछ लोग कहते हैं कर्मचारियों के आवास रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि दस्तकारी के मंच रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो भवन है ये फैले हुए अन्नागार रहे होंगे। तो किले के बाहर कुछ भवन देख सकते हो, ये भी मिला है। किले के बाहर कुछ भवन की प्राप्ति हुई है। किले के बाहर कुछ भवन मिले हैं। और देखिए, ये 27 समाधान मिले हैं भाई, जिसमें से उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए गए थे 57 समाधान मिले हैं। और इनकी जो पोजीशन थी दफनाने की, उत्तर और दक्षिण, जैसा कि आजकल हम लोग जो दफनाते हैं तो उनका सिर किधर होता है?
उत्तर पैर किधर होता है? हाँ, ये जो 57 समाधान मिले हैं यहाँ से, उनके जो दफनाने की स्थिति पोजीशन देखी गई है शवों के, वो उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए गए हैं। अब देखिए, ये 57 समाधान किसको मिले थे? 57 समाधान बताओ। सर मार्टिन व्हीलर को। और व्हीलर को कब मिले थे? 1946 की उसी उत्खनन में व्हीलर महोदय को 57 समाधान लिख लीजिए, यहीं पे कोष्टक में लिख लीजिए। व्हीलर 1946 उत्खनन करता, व्हीलर 1946। लकड़ी के ताबूत में एक लाश मिली है, 12 शवों में कांस्य दर्पण मिले हैं, एक में सुरमा लगाने की सलाई मिली है, एक से सीपी का चम्मच मिला है। सीपी का चम्मच समझ रहे हैं आप लोग? तो नहीं, सीपी के चम्मच से शायद हम भी दूध पिए हैं। पहले, बहुत पहले प्लास्टिक जो है इतना एडवांस नहीं रहा, प्लास्टिक और उसके स्टील के चम्मच अब लोग इस्तेमाल करते हैं। और पहले क्या, जो माँ होती थी ऊपर का दूध, यानी कि जो स्तनपान नहीं कराती थी माँ, उसी सीपी से ऐसे लेकर शिशु के मुंह में दूध डाला करती थी। बात समझ रहे हो? सीपी देखे हो? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है अगर देखे हैं आप लोग। तो देखिए, लकड़ी के ताबूत से लाश मिली है, 12 शवों में कांस्य दर्पण कांसे के दर्पण मिले हैं, एक में सुरमा लगाने की सलाई भी मिली है। सलाई समझ रहे हो? सुरमा आप लोग कैसे लगाते हो? हाथ से? सलाई से? अरे कभी तो लगाओगे भाई, अच्छी बात है। अभी नहीं लगाते, हाँ, उसी में सारा समय चला जाएगा। सुरमा बरेली वाला, बरेली बगल में है। सुरमा लगाने की सलाई मिली है, एक से सीपी की चम्मच, कुछ अन्य से पत्थर के फलक ब्लेड भी मिले हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो मुख्य चीज है, R37 आपको हमने बताया समाधि। एक समाधि है जिसको नाम दिया गया है यक्ष। 1934 में मिली समाधि यक्ष, जिसका संबंध सिंधु सभ्यता के बाद के काल से लगाया गया है। 1934 में मिली समाधि यक्ष नाम दिया गया है। 1934 में उत्खनन माधव सरोवर से कराए थे, में मिली समाधि यक्ष। और इस यक्ष समाधि का जो नाम दिया गया है, इस यक्ष समाधि को कह रहे हैं कि ये जो समाधि है सिंधु सभ्यता के बाद के काल की, ये जो समाधि स्थल मिला है, समाधि यक्ष। एक कब्र से बच्चे को एक स्त्री के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। हो सकता है जच्चा बच्चा साथ में एक्सपायर किए हों, उनको साथ में दफना दिया गया है। 16 ताम्र भक्षियाँ मिली हैं, जिसमें तांबे का 2 पहियों वाला रथ, तांबे का, एक देखिए पीतल का मिला है, एक जो है तांबे का 2 पहियों वाला रथ भी मिला है। तांबे का 2 पहियों वाला रथ, 2 पहियों वाला रथ यहाँ से मिला है। 16 ताम्र भक्षियाँ मिली हैं, तांबे का 2 पहियों वाला रथ मिला है, तांबे का भी पैमाना मिला है, वही पैमाना जैसे लेके आते हैं वकील लेखपाल साहब, दुनिया नहीं रखते हैं, इसी टाइप में, जैसे आपकी छोटी स्केल होती है। हाँ, नहीं, छोटे आकृति है, इतने बड़े रथ आकृतियाँ मिली हैं, दृढ़ मूर्तियों के रूप में, खिलौना गाड़ी के रूप में। तांबे का 2 पहियों वाला रथ, तांबे का पैमाना, तांबे की ताबीज भी मिली है। आगे लिख लीजिए, सोने का 6 लड़ियों का हार मिला है, स्वर्ण हार, 6 लड़ियों का स्वर्ण हार, इसको लिख लीजिए, 6 लड़ियों का स्वर्ण हार मतलब जो गले में लगाया जाता है। सोने का एक बड़ा जो है कंगन भी मिला है, प्रसाधन केस मिला है, मछली गधे की हड्डियां मिली है, लाजवर्द का लॉकेट मिला है, सोने का बड़ा कंगन, ये भी
जो पूछे जा सकने वाले हों, सोने का बड़ा कंगन मिला है। कंगन प्रसाधन केस मिला है, जैसे आजकल महिलाएं रखती है ना, इसमें सारे उनके अपने मेकअप के गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, पाउडर वगैरह वगैरह, जो सुरमा वगैरह लगाती है, इस तरह का वहाँ भी प्रसाधन केस मिला है। मछली गधे की हड्डियाँ मिली हैं, इसका मतलब मछली का सेवन करते रहे होंगे। गधा भी इनका पालतू पशु रहा होगा, या जैसा भी रहा होगा उनके नजदीक रहा होगा। मुहर पर, ये वाला लिखो, मुहर पर सांप को पकड़े गरुड़ पक्षी। मुहर पर एक मुहर मिली है, सांप को, गरुड़ भगवान सांप का भक्षण करते हैं, सांप को पकड़े गरुड़ पक्षी। एक बार जो है मेघनाथ ने भगवान लक्ष्मण को इसमें बांध दिया, नागपाश में। रामानंद सागर के रामायण दिखाया गया है। और नाग फांस में बांध दिया तो नाग महाराज उनके जो है रक्त को चूस रहे हैं, और दोनों भाइयों को बांध दिया नाग फांस में। मेघनाथ को हराना टेढ़ी खीर नहीं थी, बहुत तपस्वी आदमी का बहुत सारी शक्तियां वो इकट्ठा कर रखा, और उसको लक्ष्मण के अलावा कोई हरा भी नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्मण जो थे बहुत त्यागी पुरुष थे ना, तो उनके त्याग के आगे उसकी सारी शक्तियां जो है अंत में जो है नतमस्तक हो गई। तो नाग फांस से छुड़ाने के लिए हनुमान जी कहाँ गए थे? गरुड़ भगवान के पास। और गरुड़ भगवान से बोले कि आपके भगवान जो जिनकी आप सवार, जिन पर जो लोग जो आपकी सवारी करते हैं वो बड़े संकट में हैं, चलना होगा। कहें ऐसे कैसे चले? कहें चलिए अंतिम दर्शन कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो गरुड़ भगवान आके अपने चोट से छुड़ाते हैं। कहानी मिलती है ना, रामायण साइड में। मुहर पर सांप को पकड़े गरुड़ पक्षी का चित्रांकन किया गया है। ये सवाल पूर्ण है, इसको लिख लीजिए, पूछा जा सकता है। चलो, जैसी इच्छा।